हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे क्लास 10 की हिंदी का एक मॉडल पेपर। देखिए 10th हिंदी का एक वायरल पेपर है 2024 के लिए। जैसे कि आपको पता है कि 22 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आप कैसे नंबर इंक्रीज कर सकते हैं, ओके, वो समझते हैं। तो देखिए शुरू में आपको मिलेंगे 20 नंबर के एमसीक्यू। वो एमसीक्यू जो होंगे वो किस तरीके से होंगे वो समझते हैं। गद्यांश और पद्यांश किस तरीके से करने हैं, कैसे लेखक की पहचान करनी है, कैसे राइटर की पहचान करनी है, किसके अंदर, गद्यांश के अंदर, और पद्यांश के अंदर कैसे पहचान करनी है, और संस्कृत के क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, सारा का सारा आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। और इसके अंदर आपको कौन कौन से ऐसे तैयार करने हैं, निबंध तैयार करने हैं जो 7 नंबर का था एग्जाम में, वो आप देखिए। और चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, यह है कक्षा 10 की हिंदी का एक मॉडल पेपर नंबर 3 है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक का। जैसे कि आपको पता है कि 3 घंटे 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर होगा ये। तो देखिए खंड आ में शुरू में मिलेंगे आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए इनके आंसर क्या होंगे उनका समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या उसको समझते हैं। देखिए निम्नलिखित में से जीवनी है, निम्नलिखित में से जीवनी कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है कि वसेरे से दूर, दूसरा है अनामदास का पौधा, और दूसरा है कि अनामदास का पोथा, और तीसरा है कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही क्या है, एक जीवनी है, तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है। तो त्यागपत्र के लेखक का नाम है जनेंद्र कुमार। क्या है, जनेंद्र कुमार है, याद रखें। और तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो चंद्रगुप्त जो है वो नाटक विधा की रचना किसकी है, नाटक विधा की है। चौथा क्वेश्चन क्या है, कोस कोस पर बदले पानी चार कोस पर बानी कहावत किस पाठ में प्रयुक्त होती है, ये प्रयुक्त हुई है। ये जो कहानी है यह भारतीय संस्कृति चैप्टर में। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, तो ये किसकी कहानी है, 11 वर्ष का समय। तो देखिए 11 वर्ष का समय जो कहानी है वो रामचंद्र शुक्ल की है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन क्या है कि कविवर बिहारी की प्रमुख रचना कौन सी है। तो कविवर बिहारी की जो प्रमुख रचना है वह है सतसई। कौन सी है, सतसई है, याद रखें, बी वाला करेक्ट है। सातवां है वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। जो लोकप्रिय काव्य है वह है अलाहा खंड है, बी वाला करेक्ट है। आठवां क्वेश्चन है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। जो राष्ट्र कवि माने जाते हैं वो कौन से कवि माने जाते हैं, वो माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी वाला करेक्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और नवा क्वेश्चन है कि कनुप्रिया के रचयिता कौन है। जो कनुप्रिया रचना है वो किसकी रचना है। तो इसके जो रचयिता हैं धर्मवीर भारती, याद रखें, धर्मवीर भारती। 10वां क्वेश्चन क्या है उसको देखें, क्या है, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं। वो हैं वीर रस के, किसके हैं, वीर रस के, याद रखें। 11वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण है। तो देखिए ग्रामर का सेक्शन है और ये ग्रामर से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा करुण रस का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा करुण रस का उदाहरण है। तो पहला ऑप्शन है कि ब्रज में ब्रही लोग दुखारे, पहला ऑप्शन है कि ब्रज में ब्रही लोग दुखारे, तो पहले वाला करेक्ट है, इसी में क्या है, करुण रस है। और 12वां क्वेश्चन क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो याद रखें, जहां उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई जाए वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है कि नव उज्जवल जलधार हार हीरक सी शोहत, इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें छंद है रोला। कौन सा है, रोला है। क्यों, क्योंकि रोले में कितनी मात्रा में होती हैं, 24 होती हैं, तो 24 होती हैं, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि उपसंहार में मूल शब्द कौन सा है। तो उपसंहार में मूल शब्द जो है वो क्या है, वो है हार, डी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, हार। उपसंहार में मूल शब्द कौन सा है, तो वह हार है, याद रखें, कौन सा है, हार है। 15वां क्वेश्चन है तत् किस लिंग विभक्ति और वचन का रूप है। तो तत् है वो किसका क्या है, विभक्ति और कौन सा वचन है इसके अंदर, ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है इसके अंदर, तो याद रखें इसके अंदर कौन सी विभक्ति है। 16वां क्वेश्चन है मीनाक्षी में समास कौन सा है। मीनाक्षी में समास कौन सा, ये होता है बहुवीरी। बहुवीरी मतलब कोई अन्य चीज क्या होती है, इसमें प्रधान होती है, बहुवीरी में किसी अन्य चीज के बारे में बात करी गई हो, तो इसमें कौन सा है, बहुवीरी, याद रखें। 17वां क्वेश्चन है कि सिर का तत्सम कौन सा। तो सिर का है शिर, बड़ा सिर से बन जाएगा तो शिर हो जाएगा।
18वां क्वेश्चन का उसको समझते हैं। देखिए 18वें क्वेश्चन को क्या, 18वां क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। तो प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन मार्क आया होगा ये होगा। देखिए सी वाले में आ रखा है क्वेश्चन मार्क, तो यही वाला हो जाएगा। सी वाले में आ रखा क्वेश्चन मार्क, यही वाला हो जाएगा ना। तो 19वां क्वेश्चन देखें कि परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया का कर्तवाच्य में परिवर्तन है। तो क्या कहा गया, तो परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कर्तवाच्य हो जाएगा। कौन सा, कर्तवाच्य। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा। और 20वां क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन दे रखा है बहा, भारत मैच जीत गया। इसमें जो बहा है इसमें कौन सा, ये देखिए जहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी का मार्क आ जाए, ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, ये जो आपको निशान दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी का मार्क, इसको हिंदी में बोलते हैं। ओके ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सक्लेमेटरी का मार्क है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं इसको विस्मृति बोधक। इसका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, विस्मृति बोधक है। अब ये है इसके अंदर, और प्रश्न सूचक है, मतलब इसमें प्रश्न बताया गया है। तो इस तरीके से आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपको क्या, फिर मिलेंगे आपको ये वर्णनात्मक प्रश्न। इसमें एक गद्यांश है, इस गद्यांश की पहचान करने किस चैप्टर से लिया गया है, तो पढ़ें इसको। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता। अब देखिए चिंता आ गई तो ईर्ष्या वाला चैप्टर है ये, यहाँ पे ईर्ष्यालु आया भी है, तो ईर्ष्या वाला चैप्टर है। इसका मतलब इसका चैप्टर का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और इसके जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। याद रखें रामधारी सिंह दिनकर इसके कौन है, लेखक हैं। और इसको करना कैसे है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताओ, तो पाठ का नाम हो गया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, और लेखक का नाम हो गया रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या में आप लिखेंगे, सबसे पहले लगाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग, फिर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे इसके अंदर, फिर लिखेंगे इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं, समझाते हैं इस गद्यांश के अंदर इस टाइप से बना के ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र कब भयंकर हो जाता है। तो ये जो है इसी में से आपको बनाकर लिखना है, वैसे ही सोच कर आप लिख सकते हैं। अधवा वाला करते हैं, अगर ये नहीं हो रहा तो आपसे, तो ये अधवा वाला कर सकते हैं। हे भगवान तब के लिए विपद, यहाँ पर देखिए भगवान वर्ड का यूज किया गया है, तो ये है ममता चैप्टर से लिया गया। और ममता जो चैप्टर है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे, पाठ का नाम, लेखक का नाम। तो यहाँ पर पाठ का जो नाम है इसकी वो है ममता, और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या वही लिखनी है कि डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या इसी तरीके से लिखनी है जैसे आपको पहले वाली लिखी होगी। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लिखेंगे कि इसमें पहले हेडिंग लगाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या लगाने के बाद में फिर लिखेंगे आप जयशंकर प्रसाद। इस पद्यांश में, ये गद्यांश में कहते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग लगाने के बाद में फिर लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद इस गद्यांश में समझाते हैं, ये बताते हैं कि, फिर आप इसमें से अपनी भाषा में बना के लिख दें घुमा फिरा के। और दूसरा क्वेश्चन आ रखा पद्यांश है, ये भी 6 नंबर का आएगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी 6 नंबर का है, आपको पहचान करने किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये रसखान आ रखा है इसमें, रसखान चैप्टर से लिया गया है, तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। और इसी में से क्वेश्चन आंसर इसमें से बना के लिखने हैं। और फिर मिलेगा इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में अनुवाद कीजिए, तो ये हिंदी में अनुवाद करना संस्कृत आ रखी है, तो ये नगरी, ये सारा का सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ रखा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत दे रखी है। ओके, तो इस तरीके से ये आ रखा गद्यांश। आगे समझे, आगे क्या क्या आ रखा है उसको देखते हैं। देखिए ये भी संस्कृत है, ये भी संस्कृत आपको पीछे से पढ़नी पड़ेगी तब जाके हो पाएंगे। फिर मिलेगा आपको क्या, श्लोक आप कोई सा भी याद कर लें, 2 लाइनें लिखनी होती हैं। और पहली बात तो इसमें श्लोक दे रखा है, इसमें आपको हिंदी में अनुवाद करना 5 नंबर का। और जो आपको श्लोक लिखना वो नीचे आ रखा होगा, देखिए ये आ रखा, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला आप ये इसका उत्तर दे दें। अब ये जिले के आधार पर इसको करना होता है, ये जो क्वेश्चन है जिले के आधार पर करना होता है। अब ये जिले के आधार पर कैसे होगा, जैसे कि आप मुरादाबाद जिले में रहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा मातृभूमि के लिए खंडकाव्य का। देखिए मातृभूमि के लिए कौन सा रखा है, ये वाला रखा है। तो मातृभूमि के लिए नायक का चरित्र चित्रण कर दें, मातृभूमि के लिए नायक का चरित्र चित्रण कर दें, ये वाला कर सकते हैं। और कौन सा कर सकते हैं आप,
इसमें जो करना आपको मातृभूमि के लिए करना है, तो ये रखा मातृभूमि के लिए और एक ये वाला रखा है। ओके, तो आप मातृभूमि के लिए कोई से भी कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, फिर बना के लिख देना इसमें। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में, क्या मिलेगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय बताते हुए उसकी रचनाएं बता दो। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसमें से आपको जयशंकर प्रसाद का जरूर याद करना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जरूर याद करना, ये बहुत आते हैं। और इसमें से आ रखा है सूरदास का और गोस्वामी तुलसीदास का, ये दोनों पक्के याद करने, ये काफी आते हैं। ठीक है, सातवां, देखिए सातवां जो क्वेश्चन मिलेगा आपको मिलेगा श्लोक। अब ये श्लोक के बारे में पहले बात हो चुकी है, आप देखिए संस्कृत की 2 लाइनें याद कर लें, कोई सी भी जो कोई सी भी याद कर लें, बट अगर पेपर में आई हो तो वाली लाइनें मत लिखना, क्योंकि पेपर वाली इसमें अलाउड होंगी नहीं। तो प्रश्न इसमें बोला भी गया है जो प्रश्न पत्र में ना आई हो, तो ऐसी 2 लाइनें लिख दें संस्कृत की, वो हो जाएगा श्लोक। और 8वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विषयों पर पत्र लिखे। तो पत्र लिखने के लिए इसमें क्या बोला है कि भाई की शादी में शामिल होने के लिए 3 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो भाई की शादी के लिए लिखना है, तो भाई की शादी के लिए क्या लिखना है, पत्र लिखना है। 9वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में। तो संस्कृत में आप किसी भी 2 के आंसर लिख सकते हैं, ये भी काफी आता है। और आपको 10वां क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से, निम्नलिखित में से दसवां 10वां क्वेश्चन आ रखा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध आपको लिखना है, तो कोई से पे भी आप निबंध लिख सकते हैं कि बेरोजगार की समस्या और समाधान, ये भी बहुत आता है। दूसरा है जनसंख्या विस्फोट, कारण और निवारण, ये भी काफी आता है। बस आप ये 2 तैयार कर लेना, यही आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर हमने आपको बता दिया किस तरीके से करना है।